तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र को हल करवा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मॉडल पेपर आया है नए पैटर्न के आधारित है। तो बच्चों, इस पैटर्न के आधारित यदि आप तैयारी करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये 2024 का एक मॉडल पेपर है जो सॉल्व करवाना है भौतिक विज्ञान का। तो बच्चों, आपके जो ये पेपर है वो 56 नंबर का होगा, जिसमें बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो ये मॉडल पेपर बनाया गया है इसमें कम से कम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर आपको जो टोटल पूर्णांक दे रखा है वो 56 नंबर का दे रखा है, और आपके 30 नंबर का जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, और 14 नंबर आपके यहाँ से भेजे जाएंगे स्कूल से। कुल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा टोटल। तो बच्चों, आपको तैयारी इसी मॉडल प्रश्न के अनुसार करनी है। बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मॉडल पेपर बनाया गया है, इसमें आपको यदि सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो आपके इस मॉडल पेपर के अंदर से ही आपको 20 से 25 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुविकल्पिक प्रश्न दे रखे हैं। तो इस बार जो पैटर्न चेंज कर दिया गया है उस पैटर्न के आधारित जो क्वेश्चन आएंगे, पर जो बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 1 से 16 तक क्वेश्चन दे रखे होंगे, और प्रत्येक हाफ नंबर का होगा। प्रत्येक कितने नंबर का होगा? हाफ नंबर का होगा। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये आधे नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। तो इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ के ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक के अंदर ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन तो हमें सही पढ़ा नहीं और आंसर जल्दबाजी में दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जानकारी पहले से देता है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा है कि निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2/r² में प्रयुक्त K का मान SI पद्धति में होता है। तो आपको बच्चों इसमें पूछा है, वो K की वैल्यू पूछी है ना। तो बच्चों, इसमें K की वैल्यू पूछी, तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी इसको आपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी पूछ सकता है ना। एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ ले तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है वो भी ध्यान रखना है। 8.85 है ना। 8.85 वो भी ध्यान रखना है, इंटू 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों, इसमें पूछा है के का मान। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर के Q1 Q2/r² होता है। तो बच्चों, जो के की वैल्यू पूछी है तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ कितनी होती है? 9 × 10⁹ दूसरे बच्चों, ये तो आपको पता है, सब में दे रखा होगा 9 × 10⁹ है ना। इसमें देखो 9 × 10⁹ दोनों में दे रखा है, ए माइनस में, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया बच्चों। तो ये मात्रक का सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बच्चों, जो भी जो दे रखा है तो आपने देखो इसमें के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात, इसका मान ज्ञात करना है, के का करना है। तो बच्चों, के का मान ज्ञात करना है तो के को बराबर कर लीजिए, और हमारे पास एफ का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? F1 में, तो एफ क्या हो जाएगा? F r² हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? Q1 Q2 आ जाएगा। तो देखो एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, इसका होगा मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे हैं विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा दे रखा है विद्युत विभव। तो बच्चों, आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र ई बराबर पड़ा था माइनस के अंदर dV/dr। dV अपॉन क्या पड़ा था? dr। तो ये विद्युत क्षेत्र था, है ना। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने और पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? E बराबर F/Q, है ना। ये भी पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसने ये संबंध भी होता है, लेकिन इसने पूछा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, तो ये होता है संबंध, वो क्या होता है? E बराबर माइनस dV/dr।
तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। तो इसके ऊपर यदि वेक्टर लगाएंगे तो ये माइनस डी वी अपॉन डी फोर इसके साथ क्या आ जाएगा, आर कैप। तो इसमें वाला ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें, ई वेक्टर बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, आर कैप। ये जो आर कैप मैंने लगाया है ये यूनिट वेक्टर है जो दिशा को बताता है। ठीक है बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है गतिशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक, मोबिलिटी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे क्या पूछा है, मोबिलिटी के बारे में पूछा है। तो मोबिलिटी के बारे में पूछा है, उसने पूछा है कि गतिशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक। तो बच्चों सबसे पहले तो जितने भी यूनिट हैं उसके यूनिट में आप देख लो, सभी के फॉर्मूले लिख दो, फॉर्मूले के साथ मात्रक लिख दो, उसकी डायमेंशन लिख दो। यहाँ से बच्चों एक दो तीन तीन चार क्वेश्चन आपके फिक्स आएंगे। तो देखो इसने मोबिलिटी का पूछा है, मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं। तो मोबिलिटी म्यू बराबर होती है बच्चों अपवन वेग वी डी, है ना, अपॉन ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई। तो वी डी अपॉन क्या होती है, वी डी अपॉन ई। तो बच्चों हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने दो प्रकार पढ़ा था। एक तो होता है, देखो मैंने अभी बताया था, ई बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ई बराबर फॉर्मूला क्या है, ई बराबर आया था डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो इसका मात्रक आपने पढ़ा था तो क्या था, डी वी अपॉन डी आर, आर दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारा इसका तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर कहाँ चला जाएगा, वोल्ट आ जाएगा, मीटर चला गया ऊपर। दूसरा हमारे पास ये वेग है, अपवहन वेग वी डी। और अपवहन वेग वी डी का जो मात्रक होता है वो भी बच्चों आप जानते हो, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो ये हमारे पास मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, और दूसरा ये वोल्ट प्रति सेकंड। तो इसमें कहाँ मिल रहा है हमें ऐसे, देखो हमें ऑप्शन ब के अंदर, जो बी ऑप्शन है उसके अंदर देखो क्या मिल रहा है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विद्युत धारा आई और अपवन वेग वीडी में संबंध, रिलेशन किसने पूछा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में पूछा है। तो बच्चों ये आपने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी बराबर बच्चों आपने क्या पढ़ा था, वीडी बराबर बच्चा पढ़ा था आपने आई अपॉन एन ई ए, ये हमने बच्चों संबंध पढ़ा था। तो हमने ये इसमें वीडी बराबर दे रखा, देखो ये तो गलत हो गया, है ना, और ये भी गलत हो गया। आई बराबर एन ई अपॉन वी डी, एन ई अपॉन वी डी, ये भी बच्चों गलत हो गया क्योंकि ये ऊपर है। तो हमारा देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। तो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके में जो हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपका हुआ था उसके अंदर देखो बच्चों पूछा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बच्चों एग्जाम में आने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों ध्यान रखें। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या व 100 फेरे वाली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के अक्ष केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। तो बच्चों इसमें क्या बोला है, कुंडली जो है कुंडली के अक्ष पर मैंने निकाला था केंद्र से, तो अभी इसका चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो वो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र परिणाम ज्ञात करने के लिए जो इसने पूछा है वो सबसे पहले तो आपको पता है, जो पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, तो अब बी आ जाए। और इसका जो फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ये फॉर्मूला था हमारे पास, है ना। के अंदर वो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। तो देखो बच्चों इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। आर की जो वैल्यू दे रखी है वो बच्चों कितने दे रखी है, इसने आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगी, 10 के अंदर 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.1, है ना। 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.1 क्या आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, एन फेरों की संख्या वो कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा बच्चों 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है।
तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता ही है बच्चों कितना होता है, 4 पाई, क्या होता है 4 पाई मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का 7, 10 की पावर माइनस का क्या होता है 7। फेरों की संख्या n, मतलब फेरों की संख्या कितनी है 100 है, और धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी दे रखी है इसने 1 एम्पियर। हमें डिवाइड करना है बच्चों 2 और r का मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये हो गया 4 पाई, 2 का मल्टीप्लाई है 4 पाई तो ये हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया 2 पाई, और हमारे पास यहाँ 10 की पावर माइनस कितनी है 10 की पावर माइनस 7, और ये 10 की पावर यहाँ 7 है तो ये 0.1 हट जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल पावर बच जाएगी 10 की पावर माइनस 4। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 पाई, है ना, ये पॉइंट हटाया तो ये 0.0 हट गया, और हमारे पास यहाँ पावर एक जीरो बढ़ गया, तो 10 की पावर 7 में से ये 3 जीरो हटाएंगे तो मर जाएगी 10 की पावर 4। तो 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 4, है ना, सुन के चतर इसका मंत्र क्या आ जाएगा टेस्ला। 2 पाई की जो वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 का 2 से, तो हमारे देखो 2 तो 8, ये जगह 2 और ये जगह 6, तो 6.2 इंटू 28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो इसमें जो हमारे पास कौन सा दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो बच्चों इसने क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो ये मान है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें आपको प्रतिरोध के लिए पूछा है, तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये पूछ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। तो अभी तो देखो इसने पूछा है कि प्रतिरोधकीय, क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणा। तो ये जो आपको कैसे पूछ सकता है, अभी इसने पूछ लिया प्रतिरोधकीय, आपको सोच सकता है कि शुद्ध प्रेरकीय धारितीय के बारे में पूछ सकता है ना, शुद्ध प्रेरकीय और धारितीय के बारे में पूछ सकता है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो शक्ति गुणांक को हम बच्चों आपको बताया, शक्ति गुणांक को हम लिखते हैं बच्चों किसे लिखते हैं कोस पाई से लिखते हैं, किसे लिखते हैं कोस पाई से। तो हम इसको लिख देंगे कोस पाई। तो हमने पढ़ा था कोस पाई बच्चों, और कोस पाई पढ़ा था हमने आर अपॉन जे, क्या पढ़ा था आर अपॉन जे, शक्ति गुणांक, ठीक है। तो ये हमारा जो पूछ रहा है वो प्रतिरोधक ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि प्रतिरोधक ये जो हमारा कलांतर था वो कितना था, कोस फाई की वैल्यू 0 थी, कितनी थी 5 की वैल्यू 0। तो बच्चों 5 की वैल्यू 0 होगी, तो इस शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है बच्चों, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इसका 1 आएगा। बच्चों देखो इसमें भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अब यदि आपको पूछ रहा है कलांतर, यदि कलांतर पूछ रहा है तब तो इसका आंसर होगा 0। यदि आपको पूछ रहा है शक्ति गुणा तब इसका आंसर होगा 1। तो ये इस बात का बच्चों ध्यान रखना है कि आपको पूछा क्या गया है, आपको क्या पूछा गया है। तो ये पूछा शक्ति गुणांक पूछा है, ना कि कलांतर पूछा है। यदि कलांतर पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता 0, लेकिन इसका शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अधिकतम शक्ति से होगी। इसको दूसरे टाइप से भी पूछ सकता था कि शुद्ध प्रेरकीय अथवा प्रेरकीय प्रतिरोध होता है, इसके लिए कलांतर कितना होता है। तो इसके लिए जो कलांतर होता है वो बच्चों कितना होता है, यदि दूसरा क्वेश्चन पूछता इसके लिए शुद्ध प्रेरकीय या धारितीय के लिए, तो इसके लिए जो कलांतर का मान तो होता है पाई/2, लेकिन जो हमारा शक्ति गुणांक है वो कितना होता है 0। तो बच्चों इस आपने पढ़ा होगा, तो इस कंडीशन के अंदर देखो जो हमारा प्रेरकीय शुद्ध प्रेरकीय अथवा धारितीय परिपथ होता है ना, इसमें जो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसमें कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, और हम इस धारा को वाट-इन धारा कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो वाट-इन धारा किसे कहते हैं, जिसके अंदर कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, और उसी धारा को कभी-कभी वाट-इन धारा भी कहते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, वो बच्चों पूछा गया है कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी
समीकरण दर्शाता है। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी बच्चों हमारे जो मैक्सवेल के इक्वेशन थी, चारों इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसको दर्शाती है बच्चों, हमने देखा था मैक्सवेल और एम्पियर की दोनों को साथ मिलकर बनी हुई है। तो हमारे पास ये किसको दर्शाती है, एम्पियर मैक्सवेल के नियम को दर्शाती है, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस बच्चों आपको चारों चार इक्वेशन देख लेनी है, ठीक है। और बच्चों आपको तैयार, बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जैसे कि 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ध्यान ढंग से पढ़ना है। इसने क्या पूछा है, वक्रता त्रिज्या पूछी है, ना कि फोकस। फोकस दूरी तो दे रखी है बच्चों, इसने क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है। तो बच्चों फोकस दूरी दे रखी है और पूछा है वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों आपने पढ़ा था, वो अपने क्या पढ़ा था, एफ बराबर पढ़ा था आर अपॉन टू। एफ बराबर क्या पढ़ा था, आर अपॉन टू पढ़ा था बच्चों। तो इसने पूछा आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ। आर बराबर क्या हो जाएगा, फोकस का दुगना, टू एफ हो जाएगा। और ये बच्चों जो लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स सॉरी मिरर दे रखा है, तो ये मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है कि जो इसकी फोकस दूरी है वो प्लस में आएगी, इसमें आएगी, प्लस में आएगी। यदि हमारे पास यहाँ अवतल होता है तो इसकी फोकस दूरी किस में आती, सॉरी वक्रता त्रिज्या किस में आती, माइनस में आती। तो हमारे पास ये माइनस में आती वक्रता त्रिज्या, अवतल होता है, लेकिन उत्तल है, उत्तल के लिए सबसे पहले प्लस में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसने जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास पुट कर दीजिए, टू और मल्टीप्लाई एफ, एफ का मान कितना दे रखा है, 14। तो इसका आंसर जो बच्चों हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा प्लस का 28, 14 दूनी 2, तो कितने हो जाएंगे 28। 28 किस में है, सी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि एक जादूगर खेल दिखाते समय एन बराबर 1.47 अपवर्तनांक वाले कांच के लेंस को किसी द्रव से भरी द्रोणिका खुले बर्तन में डालकर अदृश्य कर देता है, तो द्रव का अपवर्तनांक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है ना, देखो जादूगर खेल दिखा रहा है, तो आपके साथ भी क्वेश्चन खेलने की कोशिश कर रहा है ना। तो देखो ये पूछ रहा है कि इसका अपवर्तनांक कितना है, 1.471। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इतना द्रव है ना, ऐसा ही द्रव ले जिसका अपवर्तनांक सेम है ना, तो सेम अपवर्तनांक वाले में डाल देंगे तो हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना होगा बच्चों, इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 1.47। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी सी हो गया। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है, पूछ रहा है कि आई बराबर आई नॉट, क्या दे रखा है, आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था बच्चों की जो तीव्रता है वो कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऐसा नियम था वो हमारा, किसका नियम था, शनेल का नियम तो था नहीं। शनेल का नियम अपवर्तन का नियम भी कहलाता है ना, हमने साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1 पढ़ा था। तो शनेल का नियम अपवर्तन का नियम कहलाता है, ये तो है नहीं। रेले जीन्स का नियम है नहीं, बूस्टर का नियम भी है नहीं, ध्रुवण के लिए तो बूस्टर का नियम आपके सिलेबस से हटा है, लेकिन वो भी है नहीं। तो ये नियम हमारा कौन सा है बच्चों, ये हमारा नियम है मेलस का नियम। इसका ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों जो हमारा पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, क्या दे रखा है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पूछा है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या हो। तो बच्चों जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है दो रूप में होती है। जैसे यहाँ से फोटोन आपतित होगा और फोटोन यहाँ आपतित होगा, तो फोटोन को यहाँ बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, ऊर्जा खर्च करेगा, और बाहर निकालने के लिए इसको कार्य करना पड़ेगा, वो कार्यफलन के रूप में होगा। और कार्यफलन को हम लिखते हैं बच्चों फाई नॉट से, और फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, क्या होता है, एच न्यू नॉट, या न्यू नॉट दहली आवर्ती कहलाती है। और अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो हमारे पास होती है ईवी नॉट, क्या होती है, ईवी, इसको लिखेंगे ईवी। और हमारे पास होती है वो, इसको हम लिखेंगे 1/2 हाफ एम वी मैक्सिमम का, इसको, है ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो ये दो रूप में होता है, कार्य बाहर निकालने के लिए और उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी, एक तो हमारा कार्यफलन, उसको बाहर निकालने के लिए कार्यफलन क्या कर दिया, फाइनल, है ना।
तो यहाँ पे जो फोटोन आपतित हुआ बच्चों, मैंने बताया कि हमारे पास ये क्या है, धातु है ना। तो ये धातु है और धातु से हम यहाँ पे आपतित हुआ है ना। इस धातु पे क्या हुआ, प्रकाश को, और किसके रूप में आपतित होता है, फोटोन के रूप। और फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। तो इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कार्य किया। वो कार्य कितना किया, फाइव नॉट। वो कार्य कितना किया, फाइव नॉट। और इसको बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा थी वो कितनी थी, 1/2 हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो हम बच्चों इसको दोनों को जोड़ दें, टोटल आपतित फोटोन में ऊर्जा कितनी होगी, ये टोटल ऊर्जा एच न्यू। तो देखो एच न्यू किस में दे रखा है, ये एच न्यू दे रखा है, ठीक है। और अधिकतम ऊर्जा कितनी है, 1/2 एम मैक्सिस, और इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा इसके साथ क्या जोड़ना है, 5, तो इसमें तो घटा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में। बच्चों हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है बच्चों, देख लीजिए। वो कह रहा है कि सीजीएम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीजीएम की दहली आवृत्ति होगी। तो इसने बच्चों क्या पूछा है, दहली आवृत्ति के बारे में पूछा है। तो बच्चों देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है इसे थोड़ी हम चलते हैं। तो दहली आवृत्ति, तो हमने बच्चों कार्यफलन के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था। तो बच्चों जैसे यूनिट में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो ये यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इस जो यूनिट से आया है उस यूनिट को अच्छे से तैयार करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमारे पूछा है इसने दहली आवृत्ति, तो हमने बच्चों अभी जस्ट पढ़ा है वो फाइव नॉट, कार्यफलन को किस लिखते हैं, फाइव नॉट। और फाइव नॉट बराबर बच्चों क्या होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या कहलाती है बच्चों, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है, जब किसी धातु की पृष्ठ प्राप्त आपतित होगा तो वहीं से तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये दहली आवृत्ति होती है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसने पूछा है दहली आवृत्ति, तो हमें पूछा है न्यू नॉट पूछा है, तो न्यू नॉट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइव नॉट अपॉन एच। एच प्लांक नियतांक कहलाता है, और प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो बच्चों आपको ध्यान रखनी है, वो होती है 6 पॉइंट, है ना। एच की वैल्यू आपको बच्चों पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये बच्चों ध्यान रखना। तो हमारा जो भी वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो इसका जो मान दे रखा है वो किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो बच्चों जो यदि इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो सबसे पहले जो दे रखा है, इसकी वैल्यू लिख दो, किसकी दे रखी है, 13.24 मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 19, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, प्लांक नियतांक से, जो अभी वैल्यू बताई कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 है। तो देखो ये 10⁻⁻34 होगी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6.62, और ये 13 इसका डबल ही है, तो ये गया 2, इसका डबल ही है ना, देख लो इसका डबल है जस्ट। तो 1.6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16 का दूना 32, तो आ जाएगा 3.2। लेकिन पावर कितनी आ रही है, देखो 10⁻⁻19 है, ऊपर कितनी है, 10⁻⁻19 माइनस में है, और नीचे माइनस में है, तो ये प्लस की 34 हो जाएगी। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻50, 10⁻50, और किस में आएगा, हर्ट्स में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻15, 15 हर्ट्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना फिक्स हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से तैयार करें। बहुत अच्छा यूनिट भी है और छोटा भी है और अच्छे नंबर का भी है, तो इस यूनिट को अच्छे से तैयार करें विद्यार्थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है, देख लीजिए। वो ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है ना? तो बच्चों हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसने त्रिज्या के लिए पूछा है, आपको वेलोसिटी के बारे में पूछ सकता है, आपको ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है। तो तीनों के तीन इक्वेशन आपको याद करने हैं बच्चों, अच्छे से याद करने हैं, तीनों के बारे में पूछ सकता है।
अब यदि उसके वेलोसिटी के बारे में पूछता तो वेलोसिटी के बारे में पूछता तो 1/n के रूप में आ जाता, लेकिन हमें इसने सिर्फ Rn का पूछा है, तो Rn होता है, वो आपको ध्यान रखना है, Rn क्या होता है, समानुपाती n स्क्वायर के होता है। किसके होता है? n स्क्वायर। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। और बोर इसकी तो त्रिज्या भी आपको 0.5 है ना, हाँ 29 ऐसे आई थी समथिंग, तो जिसको बोर रेडियस बोला था ना, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बच्चों आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब हमारा इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा है ना, एक परमाणु द्रव्यमान की मात्रक की समतुल्य ऊर्जा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसने बोला है कि एक परमाणु जो m है और m की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या पूछ रहा है, m की वैल्यू है वो 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो एक एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है। तो हमारी जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या होती है? एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास E बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास E बराबर एम सी स्क्वायर, और m की जो वैल्यू है वो 1 AMU, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू, इसका जो मान होता है वो बच्चों कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, देखो इसका मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये गलत है ना, इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने देख लिया 931.5 ये ऑप्शन सही, और घर पे आके देखे नहीं अरे यार ये तो ये था। तो ऐसे जल्दबाजी ना करें, मैं पहले से कह रहा हूँ आपको सब कुछ एग्जाम में प्रिपेयर होगा, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर के अंदर ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आधा नंबर का हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों बहुत जल्दबाजी ना करें, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दें। आपको यदि पेपर पूरा पढ़ लोगे तो 10-15% तो आपको पेपर के अंदर ही आंसर मिल जाएंगे, ध्यान से पढ़ा है तब। नहीं पढ़ा है तो हमारा आंसर मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें बच्चों आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जो हमने इक्वेशन निकाली थी, वो आपको पता था कि वो हमने इक्वेशन निकाली, वो क्या निकाली थी, हमें निकाला था कि जो ई है, तो ई का मान है वो -k बराबर u बाई 2। ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी पूछे एग्जाम में, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है ना। आपको यदि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तब तो आपको ये ई बराबर लिखा देना है। यदि आपको है ना, ई कुल ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी के है, तो -k की वैल्यू, और यदि यू की वैल्यू दे रखी है और के की वैल्यू पूछ रहा है तो यू की वैल्यू पुट करके इसमें मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें बच्चों देखो ध्यान से पढ़ना है, इसने क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा पूछी है। क्या पूछी है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इससे देखो यू बराबर क्या हो जाएगी, 2E। क्या हो जाएगी? 2E हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसमें निम्नतम अवस्था में जो एनर्जी है इनिशियल वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, -13.6। तो यू बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 का मल्टीप्लाई -13.6, -13.6। तो 13.6 ये हो जाएगा 2, और ये 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका माइनस में आंसर आएगा, वो आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेना और इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तभी ऐसा का ऐसा फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण 11th क्लास में पढ़ा होगा तभी ऐसा फॉर्मूला आपको मिला होगा। और अभी इसके अंदर हमने पढ़ा था परमाणु में, तो परमाणु के अंदर भी ये हमने फॉर्मूला निकाला था। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन लास्ट और एक मल्टीपल चॉइस के अंदर लास्ट वाला क्वेश्चन है। और देखो मैंने बताया 16 क्वेश्चन आएंगे, आधे आधे नंबर के आएंगे, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये कहना चाहता है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हैं। अर्धचालक के बारे में पूछ रहा है, निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक, कार्बनिक यौगिक, है ना। तो कार्बनिक के बारे में पूछा है ना। एक कार्बनिक होते हैं, एक अकार्बनिक होते हैं। तो कार्बनिक पूछा है तो कार्बनिक का जो इसके में जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा
एंथ्रास से क्या हो जाएगा, एंथ्रास से हो जाएगा। एक नेजर चालक भी होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, है ना। तो अकार्बनिक देखो, ये जो बाकी दे रखे हैं वो कैसे हैं, अकार्बनिक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आने की संभावना भी है। तो कार्बनिक, अकार्बनिक और नेजर चालक के बारे में आप पढ़ के जाए। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखे हैं क्वेश्चन। अब पहली बार तो हमारे बच्चों कम ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन देखो रिक्त स्थान ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो इस बार जो रिक्त स्थान आएंगे वो 1 से 10 तक हमारे क्या आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, 1 से लगा के 10 तक। तो बच्चों रिक्त स्थान भी ध्यान से पढ़ना है और ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो इस ब्लूप्रिंट के अंदर आप ध्यान से देखें कि रिक्त स्थान कहाँ से आने वाला है। ठीक है बच्चों, बच्चों तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है। तो बच्चों देख लीजिए हमारा क्वेश्चन, वो कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम मान के लिए पी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के बीच का कोण होना चाहिए। तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि इसने पूछा है, अधिकतम मान पूछा है। तो आपने बलागुण पढ़ा था, वो बच्चों आपको पता ही है, आपने पढ़ा था बलागुण 2 बराबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अधिकतम मान पूछा है ना, देखो इसने पूछा अधिकतम, तो अधिकतम मान के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1। तो साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1, तो 1 कब मिलेगा, जब 90, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, कोण 90 डिग्री होना चाहिए, कोण हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले रिक्त स्थान के अंदर ये होगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो क्या पूछा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई डॉट डॉट पर घटता है। तो हमने बच्चों आपने पढ़ा था, इसी के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोधकता पढ़ाई थी, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के अंदर संबंध भी पढ़ाया था। वो इसमें तुम्हारे संबंध था आर बराबर रो, आर बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ा था। तो देखो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोध प्रतिरोध उसकी लंबाई कब समानुपाती है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा घटाने पर घटता है, घटाने पर घटता है, घटाने पर घटता है। ये बच्चों, हाँ बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है, वो दे रखा है कि एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है। यदि बच्चों यदि आपको पूछ लिया धारा मापी को ये किस में कन्वर्ट करवा रहा है, वोल्ट मीटर में, आपको धारा मापी को अमीटर में भी रूपांतरित करवाने के लिए पूछ सकता है। तो ये जो 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में नोट करना, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रतिरोध जोड़ा जाएगा वो कैसा जोड़ा जाएगा, उच्च प्रतिरोध। तो उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है कब, जब धारामापी में वोल्ट मीटर को रूपांतरित करना हो। यदि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए कैसा प्रतिरोध जोड़ेंगे, कम प्रतिरोध का संट संट प्रतिरोध जोड़ेंगे, वो लेकिन कैसा होना चाहिए, कम, और वो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना है कि ये वोल्ट मीटर का पूछ रहा है, यदि वोल्ट मीटर का पूछ रहा है तो श्रेणी क्रम के अंदर उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे। और यदि वो पूछ रहा है कि धारामापी को अमीटर में रूपांतरित कीजिए, तो कम प्रतिरोध का क्या जोड़ेंगे, संट समांतर क्रम में कम में जोड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, संट प्रतिरोध जोड़ते हैं और कम प्रतिरोध जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों वो भी पढ़ लेते हैं हमारे पास। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो बच्चों इसमें से आपको जो ये चुंबकीय प्रवृत्ति है ना, इसको पढ़ लेना है, प्रतिचुंबकीय के लिए, अनुचुंबकीय के लिए, है ना, लो चुंबकीय के लिए, सभी के मान पढ़ना है। तो अतिचालक पदार्थ के लिए पूछा है, तो अतिचालक तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अतिचालक का मतलब प्रतिचुंबकीय है ना। तो प्रतिचुंबकीय के अंदर आपको बच्चों मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक में होती है, माइनस में होती है। तो इसका जो माई का माइनस होता है -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। ठीक है बच्चों,
बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है वो क्या है, देख लीजिए बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का गुना होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का उसके शिखर मान का होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो होती हैं, उसके शिखर मान को लिखते हैं रूट 2 IM/√2। तो ये क्या पूछना चाहता है, ये पूछना चाहता है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का शिखर मान, तो शिखर मान का 1/√2 गुणा होता है, 1/√2 गुणा होता है। तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से प्रीफर करें, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वो अपने आपतन कोण जिसकी संगत 90 डिग्री होता है तो उस माध्यम के युगल के लिए कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, आपको पता ही है, 10वीं क्लास में भी पढ़ गया है, 12th क्लास में पढ़ा है। तो वो बच्चों हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ध्रुवण की वह घटना है, ध्रुवण ही वह घटना है तो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगें कैसे होती हैं, प्रकृति पूछी अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, तो ये होती हैं अनुप्रस्थ। कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है बच्चों, हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, सातवां, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, इसको हम जल्दी जल्दी में पूरा कर लेते हैं। अब कह रहा है बच्चों, देखो जल्दी में क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि देहली आवर्ती पर निरोधी विभव को कट ऑफ पोटेंशियल अंतक विभव कहा जाता है। तो ये भी बच्चों यदि एग्जाम में पूछे और ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको देहली आवर्ती पूछेगा, और नहीं तो छोटा निरोधी विभव किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो निरोधी विभव पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो बच्चों ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है, पूछा है इसके बारे में ध्यान रखें, है ना। तो इसने पूछा दिल्ली आवर्ती पर, दिल्ली न्यू बराबर न्यू नॉट पर, इसने पूछा है कि न्यू बराबर न्यू नॉट पर निरोधी विभव का मान कितना होता है। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना है, यदि ध्यान से बच्चों आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसने पूछा है कि देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एच न्यू माइनस न्यू नॉट माइनस एच न्यू, और न्यू बराबर क्या है, न्यू नॉट, तो दोनों एक समान हो जाएंगे, ये माइनस है तो माइनस एच न्यू न्यू नॉट, और दोनों को घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जस्ट छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि नाभिक की खोज की थी, किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या आ जाएगा, रदरफोर्ड आ जाएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परम शून्य ताप पर निर्धारित चालक की चालकता का मान होता है। तो परम शून्य ताप पर ये बच्चों इंपॉर्टेंट में कितना होता है, शून्य होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, शून्य। तो बच्चों हमारे कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे बच्चों आ जाएंगे 16, प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा तो ये 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और हमारे पास रिक्त स्थान भी आएंगे, वो कितने आएंगे बच्चों, 10 आएंगे, और 10 में से प्रत्येक हाफ नंबर का होगा तो हमारा कितना हो गया, 5 नंबर, 8 और 5 13 नंबर के आपको रिक्त स्थान प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों आपको इन क्वेश्चनों को बहुत, यदि पूरे नंबर लाने हैं आपको तो हमें, अच्छा 56 नंबर का पेपर है, इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो आपको बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, और इस ऑप्शन को बहुत धीरे से पढ़ना पड़ेगा, और यदि जल्दबाजी की तो हमारे रिक्त स्थान या ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी तो बच्चों जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है निम्न प्रश्नों के एक पंक्ति में दीजिए, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसके आंसर एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो देखो बच्चों ये भी आपको जल्दी में समझा देते हैं। ये पूछा किसी एकल धनावेश, तो धनावेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, आपको बच्चों पढ़ाया था, कैसा होता है, गोलीय होता है। कैसा होता है, गोलीय। और इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी लंबवत कैसे निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। ये आपको बच्चों पढ़ा था, है ना। बच्चों नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो वो ताप टी के मध्य ग्राफ पूछ रहा है ना। तो बच्चों ये भी ग्राफ, एक ग्राफ ही बनाना है आपको, रो
और प्रतिरोधकता रो ताप T के मध्य ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ कैसा आया था, ये ऐसा हमारा ग्राफ रहा था। ये ऐसा क्यों आया था, हमारे पास आप जानते रो बराबर रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन KT होता है, तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा बच्चों। ये कह रहा है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम हमने पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल ना, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस बराबर 0। तो बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य होता है। बंद पृष्ठ रेखा समाकलन का मान क्या होता है, शून्य। ये आपका गाउस का नियम था, 1 नंबर का पूछा है। ये पूछ रहा है कि लेंस नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है, तो बच्चों ये भी हमने पढ़ रखा है, लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। बच्चों ये कह रहा है कि प्रकाश की तरंगों की संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त पूछ रही है। वो कह रहा है कि प्रकाश की तरंगों की संपोषी और विनाशी के लिए आवश्यक पथांतर के रूप में, तो आपको कलांतर भी पूछ सकता है, पथांतर भी पूछ सकता है, तो बच्चों ये अच्छे से पढ़ना है। संपोषी और विनाश, सम का मतलब सम संख्या, विनाशी का मतलब विषम संख्या है ना। इसका कलांतर पूछे तो सम में आएगा, जैसे संपोषी के लिए कलांतर होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ना, 2n पाई। और विनाशी के लिए जैसे कलांतर पूछे तो कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई हो जाएगा, है ना। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, विनाशी मतलब विषम संख्या। लेकिन इसने पूछा है वो पथांतर पूछा है। क्या पूछा है, पथांतर पूछा है। तो बच्चों पथांतर के बारे में ध्यान रखना है कि इनके लिए जो पथांतर आपको मैंने बताया था कि इसके लिए पथांतर होगा वो संपोषी के लिए और विनाशी के लिए अलग अलग बताया था। एक के लिए मैंने बताया था एन लेमडा, और दूसरे के लिए मैंने बताया था 2n+1 लेमडा/2 बताया था। तो संपोषी के लिए तो एन लेमडा हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, एन लेमडा। पथांतर को हमने लिखा था डेल्टा से, और इसके लिए पथांतर हो जाएगा 2n+1 लेमडा/2 हो जाएगा, है ना। एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, यदि एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, है ना, 5 लेमडा, ये हो जाएगा। लेकिन विनाशी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n+1 लेमडा/2, तो n बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा लेमडा/2, है ना, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2, 7 लेमडा/2। ये पता था। तो कलांतर पूछे तो कलांतर मैंने बताया अभी, सम का मतलब संपोषी का मतलब सम, विनाशी का मतलब विनाशी। कलांतर पूछे तो इसका हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और इसका हो जाएगा 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो विषम में होगा। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको ढंग से पढ़ना है और इसका आंसर ढंग से देना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था। जब किसी धातु के पृष्ठ पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से पृष्ठ क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए 2 आवश्यक शर्त लिखिए। तो बच्चों ये भी मैंने आपको लिखवाया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखवाया है। तो ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए 2 आवश्यक शर्त थी, मैंने बताया कि जिसके लिए पहली शर्त मैंने लिखवाई थी, अति उच्च ताप होना चाहिए, और 10 की पावर कितना होना चाहिए, 7 केल्विन में होना चाहिए। दूसरी मैंने शर्त लिखवाई थी, उच्च दाब भी होना चाहिए, है ना। तो पहली शर्त क्या होगी, अति उच्च ताप, और दूसरी शर्त आप लिख देना उच्च दाब। और तीसरा ये भी लिख सकते हो कि नाभिकों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि गाइगर मार्टेन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रक्षेपवक्र आरेख दर्शाए के अनुसार है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं कैसे दर्शाया है। चलो, ये दर्शाया गया है। आपको पता है कि नाभिक से टकरे 180 डिग्री पे कोण हमारी प्रकीर्णन होकर हमारे पास वापस इसी पे नाभिक की खोज हुई थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के 2 शिष्य गाइगर और मार्टेन के अनुसार हुई थी, इसलिए रदरफोर्ड, अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की। तो ये पूछ रहा है कि बी क्या कहलाता है। तो बच्चों ये नाभिक के यहाँ से जो पृष्ठ से लंबवत दूरी कहलाती है वही संगत प्राचाल कहलाता है। बी क्या कहलाएगा, संगत प्राचाल कहलाएगा। और जो ये थीटा है वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्रकीर्णन कोण कहलाएगा। थीटा क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कोण। तो ध्यान रखना है, जो ये पूछ रहा है इसी को नहीं आपको आंसर देना है, बस ज्यादा नहीं लिखना बच्चों, जितना पूछा है इतना ही आंसर दें आप। ये बी के बारे में पूछा और थीटा कोण को क्या निरूपित करता है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि बी हमारा संगत प्राचाल कहलाता है और थीटा हमारा प्रकीर्णन कोण कहलाता है। इससे ज्यादा नहीं लिखे भाई, तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसलिए जो जितने नंबर का क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दें, ना कि कॉपी के अंदर जाना लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों ये हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे 8 तक पूछे गए थे।
तो हमारा देखो ये क्वेश्चन दे रखा था 1 से लगा के 8 तक। ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने हो जाएँगे? 1-1 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होने के कारण ये हमारे 8 नंबर यहाँ से हो जाएँगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास दूसरा खंड सेक्शन आता है बी, और सेक्शन बी में जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का है। 1.5 नंबर का मतलब 1 पेज से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बड़ा होगा नहीं। तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश भी ना करें, बड़े पेज भरने की कोशिश करें नहीं। तो जो भी पूछा है वो देखो, ये बच्चों एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है ए। तो उसके बीच की पृथ्वी दूरी कितनी दे रखी है? डी दे रखी है। कितनी दे रखी है? डी दे रखी है। तो दूरी दे रखी है और इसका क्षेत्रफल भी, एरिया भी दे रखा है। वो कितना दे रखा है? ए दे रखा है। तो इसके लिए धारिता पूछी है, और धारिता क्या होती है? सी। तो इसमें आपको बस एक पेज का ही आंसर है, और इसलिए एक पेज में ही आंसर दें, बड़ा क्वेश्चन बड़ा है नहीं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर दें। और क्योंकि बड़े क्वेश्चन ये ज़्यादा हो गए तो वो कॉपी चेक करने वाला भी देखेगा कि इसमें जितना आता था वो पूरा का पूरा इसने क्या कर दिया, चाप लिया। तो आपको पूरा का पूरा नहीं चापना है, बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है ना। तो ये 1.5 नंबर का, तो 1.5 नंबर के अनुसार ही आप आंसर दें। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको समझाया तो आप कर लोगे, है ना। तो इसको मैंने पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था, इसने इतना ही पूछा कि आपको ये धारिता को लिखेंगे सी से, और इसका आपको निकालना है ए एप्सिलॉन अपॉन डी से, है ना। आपको और भी पूछ सकता है कि धारिता का प्रवृत्त प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आपको ये भी शायद सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है कि बराबर सी अपॉन सी नॉट को सिद्ध कीजिए, है ना। जब प्लेटों के मध्य प्रवृत्ता भर दिया होता तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो जैसे ये पूछा है तो ये यूनिट, या ये नहीं पूछा तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम से, है ना। अ, समांतर क्रम श्रेणी क्रम पूछ सकता है। इसकी धारिता का मात्रक, धारिता क्या होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी का एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णतः सम्मुख कोने से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। कितने प्रतिरोधक? 12 प्रतिरोधक हैं। तो बच्चों जिसने पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों क्लास में भी करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझाया भी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, और ना, और अच्छे से आंसर दे, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा तीसरा यूनिट था विद्युत धारा, उसी में से पूछा गया है। तो 10 वोल्ट का आपको एक घन बनाना है, और घन के अंदर क्या करना है, ठीक है, ये हमारा घन बना के आपको करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, और ये एक तो हमने दो तरीके से करवाया था, या तो किरचॉफ के नियम से भी कर सकते हो, किरचॉफ के नियम से कर सकते हैं, और दूसरा मैंने बच्चों बताया था इसको प्रतिरोध के अनुसार भी बांट के कर सकते हैं। देखो बच्चों, यदि आप करना चाहते, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ घन, ठीक है। और यदि आप समझना चाहते तो कमेंट के अंदर लिखे कि ये सर क्वेश्चन हमें करवाए, तो मैं आपको जरूर क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी दे रखा है, जल्द, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों। तो हमारा देखो ये दे रखा है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींची। तो रेखा खींचनी है सिर्फ, है ना। आपको ज़्यादा इसमें करना नहीं है, बस सिर्फ जो पूछा है वही करना है। तो रेखा खींचनी है, तो ये आपका पता ही है ये क्या होता है। एक हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र बनाया, एन से एस की ओर बना दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय के अंदर आपको पता है रेखा कहाँ से, बाहर से जा रही थी, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर से, और अनुचुंबकीय के अंदर, उसके अंदर प्रवेश कर दी। तो ये रेखा ही सिर्फ बना रही है ना, एन से एस की ओर। तो ये जितना पूछा है इतना ही आंसर दे बच्चों। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा है, एल लंबाई का एक चालक सड़कों के समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखकर उसके चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत नियत रेखीय चाल वी से चलाया जाता है। तो चालक के सड़क सिरों के प्रेरित विद्युत भाग बल, गतिक विद्युत भाग बल कहते हैं, जो जिससे हमने लिखा, आपको याद आ रहा होगा, ये 6 यूनिट में आपको पढ़ाया था। कौन सी यूनिट में पढ़ाया था? 6 यूनिट में। तो ये 6 यूनिट में मैं पढ़ाया था, और आपको बताया था कि ई बराबर होता है बी एल वी, है ना। तो ये गतिक विद्युत बल के बारे में मैंने बताया था, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र अंतर की ओर, फिर यहाँ से हमने इसको लिया था और पूरा याद किया था। तो ये आपके नोट्स के अंदर मिल जाएगा, बी एल वी। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए। ये कह रहा है कि निर्वात नलिका मैग्नेट्रोन द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो ये बच्चों की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सूक्ष्म तरंगों के द्वारा उत्पन्न होती है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। ओजोन परत होती हैं, वो पराबैंगनी रे होती है। कौन सी होती है? पराबैंगनी किरण होती है। रिमोट द्वारा नियंत्रित उपकरण में प्रयुक्त होती है। रिमोट में जो होती हैं वो बच्चों कौन सी होती है?
अवरक्त होती हैं। कौन सी होती है? अवरक्त होती हैं। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो बच्चों क्या दे रखा है कि एक देख लीजिए बच्चों, हमारा दे रखा है किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? इस तंत्र में अभिसारी लेंस है या अपसारी? ठीक है बच्चों। तो आपको हमने फोकस दूरी के लिए पूछा था, संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो हमारा फॉर्मूला आया था आपको भी बच्चों पता होगा। वो फॉर्मूला था 1/f बराबर था 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 प्लस 1/f। लेकिन इसमें तो कितने लेंस दे रखे हैं? दो ही, तो इसके क्या आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। तो बच्चों जो भी दे रखा है हमारे पास f1 दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, वो फोकस दूरी किसकी दे रखी है? उत्तल लेंस की दे रखी है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है? प्लस में होती है। तो सबसे पहले इस हिंट से ऑप्टिक्स से यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व जरूर करें। ये उत्तल लेंस के लिए प्लस में, और ये कह रहा है अवतल लेंस, और अवतल में किस में होती है? माइनस में, तो ये हो जाएगी प्लस में और ये हो जाएगी माइनस। तो बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? ये तंत्र अभिसारी है या अपसारी? अभिसारी का मतलब उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है? तो इसको ज्ञात करने के लिए बस बच्चों आपको जो भी दे रखा है उसमें रख दीजिए, पुट कर दीजिए। हमारे पास 1/f1, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस वहाँ से क्या हो जाएगा? इसकी f2 किस में? माइनस में आएगी ना, तो 1/30 आ जाएगा। इसका एलसीएम लो, एलसीएम ले आ जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 है ना। इसका एलसीएम लिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 60, 30 का भाग 3 बार, 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 आ गया, और ये 30 का भाग 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमारे पास 2 आ गया, 3 माइनस 1, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 60। इसका मतलब प्लस में आ रही है, 1/f बराबर 1/60 आई है ना, f बराबर नहीं आई है, 1/f, f बराबर आ जाएगी प्लस का 60। तो इसका मतलब प्लस का 60 आई है। तो प्लस किस में आता है? देखो उत्तल लेंस में, और उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है। कैसा होता है? अभिसारी। तो इसका इसका आंसर ये भी देना है कि इतना आंसर लगा के छोड़ ना दे। ये कैसा लेंस होगा? अभिसारी लेंस होगा। ठीक है बच्चों। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल का नियम व्युत्पन्न कीजिए, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के इसका भी आंसर के लिए हमने अपवर्तन के लिए तरंगाग्र के रूप में हमने प्रकाश को आपतित करवाया था, और ये भी आपको नोट्स में अंदर मिल जाएगा बच्चों। विवर्तन को परिभाषित कीजिए। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त भी बच्चों ये डेट नंबर का है, ये भी मैंने बताया था। विवर्तन को किसी किनारों से प्रकाश का मुड़ना, है ना, इसके लिए आवश्यक शर्त भी मैंने आपको बताई थी बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल दे रखा है, वो देखो क्या दे रखा है कि एक 0.040 kg द्रव्यमान की गोली को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। इसकी जुड़ी द्रव तरंगे का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन इजी दे रखे हैं। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों हार्ड होते नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आप हो जाते हैं। जो भी पूछा है तो हमने तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर पढ़ा था एच अपॉन क्या पढ़ा था? पी, और पी क्या था? संवेग, और संवेग को किससे लिखते हैं? एम वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एम वी से। तो बच्चों जो पूछा है इसमें देखो मान पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और एम की वैल्यू दे रखी है 0.04, और मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है वी, और वी की वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो किलोमीटर तो किमी प्रति सेकंड से, तो हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका डिवाइड कर देना तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकल जाएगी। दूसरी पूछेगी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य परिकल्पना के बोर के द्वितीय अभिकृति की क्वांटम पद्धति की व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये भी आपको करनी है डी ब्रोगली परिकल्पना से, जो भी आपको बताया था, है ना। तो ये भी आपको इसी नेट में मिलेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखो क्वेश्चन बच्चा दे रखा है द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। बाइंडिंग एनर्जी का जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा था, तो वो भी आपको ढंग से पढ़ना है। अब इसके बाद अब
बच्चों ये नए पैटर्न के अंदर ये भी थोड़ा चेंज हुआ है कि पहले हमारे जो क्वेश्चन आते थे बच्चों, वो सेक्शन सी के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था, इसके अथवा के अंदर क्वेश्चन नहीं आता था। तो बच्चों यहाँ से आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ आपको इस बार अथवा के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बच्चों यहाँ से फ़ायदा हो गया, है ना? तो यहाँ से नंबर बढ़ने की और संभावना बढ़ गई। इसका मतलब और पेपर आपका आसान हो गया। तो देखो बच्चों ये पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की व्यंजक ज्ञात कीजिए और आपसे क्षेत्र बनाए। तो अक्ष और निरक्ष के लिए हमने पढ़ाया था दोनों के लिए, है ना? E बराबर AP अपॉन आर क्यूब, याद आ रहा है ना? तो ये फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको बच्चों पढ़ाया था। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़ाया था, तो ये बच्चों ध्यान से पढ़ना है। दूसरा देखो, एक गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आपसे सीधे तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं अभी से बता देता हूँ कि आपको गाउस का नियम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और गाउस के नियम के जो 3 अनुप्रयोग हैं, वो 3 अनुप्रयोग बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है। और तीनों अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग 100% आपको एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, 100% के रूप में। तो बच्चों ये ध्यान से पढ़ ले, गाउस के नियम क्या है, गाउस के 3 अनुप्रयोग हैं। या जैसे अनंत लंबाई के तार के लिए पूछा, एक समतल चादर के कारण है, एक गोले के कारण है ना? तो तीनों के कारण आप पढ़े और इसमें से एक का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा वहाँ से। ठीक है बच्चों? बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आपसे चित्र बनाइए, है ना? तो F12 बराबर, और इसका रिक्त स्थान भी मैंने बचा था कि दो समांतर तार है तो इसमें लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का। तो इसका रिक्त स्थान से वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। F12 बराबर अपॉन एल था ना, आपने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन 2 पाई वाला। तो ये हमारा वहां से क्वेश्चन आपको पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? बच्चों ये भी मैंने बताया था कि जब कोई समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर थीटा कोण पर गतिमान है तो उसकी त्रिज्या चूड़ी अंतराल के लिए आप शिक्षित बनाएं, है ना? कुंडलीनुमा हेलिक्स नामा पथ बना था, तो इसको भी बच्चों पढ़े। प्रत्येक क्वेश्चन अथवा में आएगा तो आपको फायदा तो जरूरी होगा, है ना? और देखो डिस्टकरण के से क्या तात्पर्य है, रेक्टिफायर पूर्ण तरंग डिस्टकरण। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। बड़ा आया तो हमारा पूछेगा डिस्टकरण किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग और अर्थ तरंग, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछेगा, है ना? तो ये बच्चों ये भी क्वेश्चन, पीएन संधि, ये फॉरवर्ड बायस क्या होती है, रिवर्स बायस क्या होता है, तो इसका प्रैक्टिकल भी है ना? तो इसमें दो फायदे हो जाएंगे, प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में फायदा हो जाएगा और इसमें भी फायदा हो जाएगा। तो बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन दो ऑप्शन में आएगा, तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान व शिखर मान में संबंध ज्ञात कीजिए, है ना? अभी हमने निकाला था आपको बच्चों, ये मैंने समझाया भी था, है ना? देखो मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों, यदि आप पूरा पेपर पढ़ते हो ना तो इस क्वेश्चन के अंदर पता लग जाता है कि आधा क्वेश्चन तो इसी के अंदर 10-15 नंबर का क्वेश्चन तो पेपर के अंदर सोल्व हो जाता है। आई आर एम एस बराबर सिद्ध करना है आई एम को रूट टू। यदि ये क्वेश्चन आता तो रिक्त स्थान भर देते, देखो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, रिक्त स्थान भर सकते थे ना। तो देखो ये क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो बच्चों, अब इसी के अंदर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आने की बहुत संभावना, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। ये कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 800 है तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना? तो ये दो दो, ये 2 नंबर का और ये दोनों 4 नंबर का हो गया। तो देखो इसमें इस बार पैटर्न चेंज किया है कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रिलेशन ज्ञात करने का पूछ रहा है, तो दूसरा इसमें पूछ रहा है न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो बच्चों ये बहुत क्वेश्चन ईजी है। हमने इसका ट्रांसफर का सिद्धांत पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था हमने बच्चों, क्या पढ़ा था कि वी प्राइमरी और वी सेकेंडरी, है ना? वोल्टेज सेकेंडरी का और प्राइमरी का, और ये था प्राइमरी का, और ये हमारे पास क्या था, सेकेंडरी का। इसमें जो दे रखा है इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो जो क्या मान दे रखा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट का है तो प्राइमरी का दे रखा है 220। दूसरा क्या दे रखा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800 है, और सेकेंडरी को 1100 वोल्ट में प्रवृत्त करता है। तो ये हमारा सेकेंडरी कितना हो गया, 1100 हो गया, सॉरी 1100। चलो ये पूछ रहा है एनपी, एनपी का मान पूछ रहा है। प्राइमरी में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रहा है। सेकेंडरी के अंदर कितनी दे रखी है, सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या दे रखी है 800। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 11 का भाग इसमें गया 2 बार, है ना? तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा
हाँ ये हो गया 1, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या सेकेंडरी में फिर होगी संख्या हो जाएगी 20 का मल्टीप्लाई से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। तो इसका आंसर क्या आ गया 160। बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, इसको समझने पड़ते हैं, बस हो जाता है। बच्चों तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी हमने प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात किया था और मैंने बताया था कि औसत शक्ति तो टोटल प्रत्यावर्ती धारा में आती है वो कितनी होती है, धारा शून्य होती है, वोल्टेज भी कितना होता है, शून्य होता है, तो आपको ज्ञात करना है। बच्चों इसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे रखा है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों ये भी देख लेते हैं अभी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं, मैंने वैसे करवा रखा है आपको ये क्वेश्चन, तो जरूर इस वीडियो देखिए। प्रत्यावर्ती धारा में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए थे इसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देखें क्योंकि वहाँ से अब इस बार क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आवर्ती ओमेगा बराबर होती है 1 रूट के अंदर एल सी, क्या होती है रूट के अंदर एल सी। तो जो भी वाल मान दे रखा है उसको पुट कर दीजिए। हमारे पास जो मान दे रखा है देखो, ये दे रखा है 27 मिली हेनरी, तो 27 का मल्टीप्लाई 10⁻³ से कर दिया। दूसरा मान दे रखा है माइक्स संधारित्र सी के लिए वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁶ तो मल्टीप्लाई 30 का मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना किया 10⁻⁶ से किया। तो देखो 10⁻⁶ है और ये 3 हटाएंगे तो हमारे पास 3 और ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मान थे ये हमारे पास 27 था, है ना, और ये हमारे पास इसका पावर हट जाएगी तो -6 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 9 और ये 0 हटेगा तो 10⁻⁻8 और 10⁻8 का हो जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा 1/10 तो हो जाएगी 8 है तो माइनस की हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4 और 27 एक 27 है तो 27 को हम कितने लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 9 3 27 और 3 क्योंकि ये 3 और है तो ये हो गया 3 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया तो 3 3 9, 9 × 10⁻⁴ और इसका मात्रा क्या आ जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड, इसका मात्रा हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था और इस क्वेश्चन को भी बच्चों आप कर सकते थे, है ना। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं जल्दी में, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहा है लास्ट एंड फाइनल, उसको भी देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को आप बच्चों 100% एग्जाम में आने की संभावना है। तो 1/f बराबर दे रखा है n/2 - 1 1/r1 1/r, ये लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है और ये आपसे चित्र भी बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इसमें भी दे रखा है देखो, एक नंबर क्वेश्चन, किसी अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। देखो यहाँ आपको अभिसारी लेंस पूछे, अभिसारी लेंस का मैंने अभी बता दिया, अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, है ना। एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है कि उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, या अभिसारी लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, या उपयुतल के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, तो कुछ भी पूछे ये आपको ये फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, आपको ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दे देना है। तो वक्रता त्रिज्या r1 भी दे रखा है और r2 का मान भी दे रखा है। तो r1 और r2 के दोनों मान दे रखे हैं और r1 का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R2 का दे रखा है 15 सेंटीमीटर, R1 हमारा हो जाएगा प्लस में और इधर दूरी है तो R1 हमारा देखो इसमें फॉर्मूले में आपको क्या पुट करना है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस में, है ना, और R2 बराबर माइनस में, क्योंकि इधर दूरी होगी वो किस में होगी माइनस में। और ये जैसे क्वेश्चन लेंस का कोई भी दर्पण या क्वेश्चन आया वो चिन्ह परिपाटी का यूज करें, ये प्लस में और ये माइनस में। तो आपको n/1 ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगा के इसका मान ज्ञात करोगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला यूज करके आप जरूर ट्राई करें, मैंने जो मान बताया है। एफ का मान दे रखा है देखो, फोकस दूरी प्लस में लगानी 12, R1 आपको प्लस में लगाना है 10 और R2 माइनस में 15 लगा के आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा है, वो क्या पूछा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्तन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी बढ़ता है तो आपसे। तो बच्चों यहाँ से यदि क्वेश्चन याद है मैंने बताया कि सूक्ष्मदर्शी से आएगा, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, वहां से जरूर क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों इस बार इसने पैटर्न चेंज किया है कि ये क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आवर्तन क्षमता मैग्निफिकेशन वो दे रखा है, वो कितने दे रखी है 6 है। प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी क्या होगी जब उसका अंतिम प्रतिबिंब डी 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है।
तो बच्चों इसमें भी वो क्वेश्चन बहुत ईज़ी सा पूछा है। इसका बस फ़ॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि वो फ़ॉर्मूला होता है m बराबर होता है 1 प्लस d अपॉन f। m बराबर क्या होता है? 1 प्लस d अपॉन f होता है। तो बच्चों जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो। m का मान मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 प्लस 1 और d का मान कितना दे रखा है? 25 और ये हो जाएगा f। इसको इधर करेंगे 6 में से 1 तो हमारा हो जाएगा 5 और हो जाएगा 25 अपॉन f। तो f को इधर भेजो, तो f को इधर भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा 25 अपॉन 5। इसका भाग दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, यदि बच्चों मॉडल पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से मैं कहता हूँ जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए उस क्वेश्चन को आप तैयार करोगे तो लगभग 30 मार्क्स तो इस क्वेश्चन से आएंगे जो मैंने बताए हैं आपके पेपर में मिल जाएंगे बच्चों। बच्चों आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, इस मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अभी से बहुत अच्छी तैयारी करें, अभी बहुत आपके पास टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हो जो करना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू बच्चों।